हम्म। क्या हमने कभी इस बात पर विचार किया है कि इंसान के इतिहास की सबसे पुरानी और सबसे सुरक्षित हार्ड ड्राइव आखिर कौन सी है? हार्ड ड्राइव? मतलब आप किसी सिलिकॉन चिप या कंप्यूटर सर्वर की बात कर रही हैं? बिल्कुल नहीं। असल में वो कोई मेटालिक डिस्क नहीं है। वो इंसान की अपनी सांस, उसकी आवाज और नाना उसके हाथों के इशारों से बनी है। अच्छा, तो आप सांस्कृतिक विरासत की तरफ इशारा कर रही हैं। हाँ, देखिए, हम अक्सर विरासत या हेरिटेज शब्द सुनते ही किसी पुरानी पत्थर की इमारत या किसी किले की कल्पना करने लगते हैं। लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में हम उस गहराई में उतरेंगे जहां विरासत ईंट और चूने से नहीं बनती। सही बात है। ये वो जीवित संस्कृति है जो किसी म्यूजियम में बंद नहीं की जा सकती। बिल्कुल, ये पीढ़ियों से लोगों के दिलों में, उनके हुनर में धड़क रही है। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हमने इस विषय पर काफी रिसर्च की है, जैसे यूनेस्को के दस्तावेज, संस्कृति मंत्रालय की रिपोर्टें और संगीत नाटक अकादमी के आर्काइव्स खंगाले हैं। और इन सब में एक बात बहुत स्पष्ट है। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट कर दूं। इन दस्तावेजों में जो भी जानकारी है, हम उसे पूरी तरह निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं। हमारा मकसद किसी भी राजनीतिक या विवादित दृष्टिकोण का समर्थन करना नहीं है। हम बस तथ्यों की पड़ताल कर रहे हैं। ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी था। असल में जब हम स्मारकों की उस भौतिक दुनिया से बाहर निकलते हैं ना, तो हमारा सामना अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से होता है, जिसे अंग्रेजी में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कहा जाता है, राइट? बिल्कुल। और ये सिर्फ पुरानी कलाओं का प्रदर्शन नहीं है। ये वो ज्ञान और सामाजिक समझ है जो हजारों सालों से, मतलब बिना किसी तार या इंटरनेट के, एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसफर हो रही है। और ये समुदायों को उनकी पहचान देती है। तो इन स्रोतों के अनुसार यूनेस्को ने इस अमूर्त विरासत को 5 अलग-अलग क्षेत्रों में बांटा है। चलिए पहले क्षेत्र से शुरू करते हैं। कोई भी संस्कृति सबसे पहले खुद को कैसे जाहिर करती है? अपनी आवाज से और भाषा से। यही यूनेस्को का पहला दायरा है, मौखिक परंपरा। ये वो तरीका है जिसमें ज्ञान को कागज पर लिखे बिना सहेजा जाता है। अरे वाह! हाँ, और भारत में इसका सबसे असाधारण उदाहरण वेदों के मंत्रोच्चार की परंपरा है। ये कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि पूरी 3500 साल पुरानी परंपरा है। सच में, यही वो बात है जिसने मुझे पढ़ते वक्त सबसे ज्यादा हैरान किया। 3500 साल, और वो भी बिना किसी लिखित टेक्स्ट के। बिल्कुल, बिना किसी किताब के। मतलब आज के जमाने में हम कोई फाइल सेव करते हैं तो 10 साल बाद वो करप्ट हो जाती है, लेकिन पुजारियों ने इतने सालों तक संस्कृत श्लोकों को बिना एक भी उच्चारण की गलती के कैसे सहेज कर रखा, ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। देखिए, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये शुद्ध गणित और ध्वनि विज्ञान है। अच्छा, गणित कैसे? उन्होंने जो तकनीक विकसित की वो आज के कंप्यूटर एल्गोरिदम जैसी ही है। उन्होंने सिर्फ रट्टा नहीं मारा, उन्होंने शब्दों को आगे पीछे उल्टे सीधे क्रम में दोहराने के जटिल तरीके बनाए। मतलब कोई पैटर्न बना दिया? हाँ, जैसे जटा पाठ या घन पाठ। इसमें शब्दों को एक खास गणितीय अनुक्रम में गाया जाता है। पहले और दूसरे शब्द को साथ में, फिर दूसरे और पहले को, फिर पहले दूसरे और तीसरे को। अरे बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल है ना? इस तरीके से अगर कोई एक शब्द भूल भी जाए तो उस पैटर्न की वजह से गलती तुरंत पकड़ में आ जाती है। ये एक तरह का ऑडियो एरर चेकिंग सिस्टम था, ताकि डेटा लॉस बिल्कुल जीरो रहे। ये सच में सुपर कंप्यूटर की कोडिंग जैसा है। लेकिन ना, रिपोर्ट्स में एक आंकड़ा ऐसा भी है जो डराता है। आप उस 1000 शाखाओं वाले आंकड़े की बात कर रही हैं? हाँ, एक समय था जब वैदिक सस्वर पाठ की 1000 से अधिक अलग अलग शाखाएं थीं, और आज के समय में केवल 13 ही जीवित बची हैं। ये दिखाता है कि लिविंग डेटा कितना नाजुक है। बिल्कुल, और केवल आवाज ही नहीं, शरीर की हरकतें भी इसमें शामिल हैं, जैसे लद्दाख के बौद्ध मंत्रोच्चार का उदाहरण। हाँ, लद्दाख के मठों में महायान और वज्रयान संप्रदाय के बौद्ध भिक्षु जब ग्रंथों का पाठ करते हैं तो वे केवल मंत्र नहीं पढ़ते, वे अपने हाथों से विशेष मुद्राएं बनाते हैं और झांझ और ड्रम जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं। सही कहा, ये एक पूरी शारीरिक प्रक्रिया है जो उस ज्ञान को आकार देती है। और यहीं से हम स्वाभाविक रूप से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, यानी प्रदर्शन कलाएं या परफॉर्मिंग आर्ट्स। और मुझे लगता है कि ये वो क्षेत्र है जहां भारत की विविधता सबसे ज्यादा उभर कर आती है। केरल के कुटियाट्टम को ही ले लीजिए। हाँ, वो संस्कृत रंगमंच की बहुत ही अद्भुत शैली है। क्या कोई आधुनिक थिएटर निर्देशक ये सोच सकता है कि उनका सिर्फ एक नाटक 40 दिनों तक चल सकता है? 40 दिन? और उसकी वजह यह है कि कुटियाट्टम में कहानी को तेजी से खत्म करने की कोई जल्दी नहीं होती।
इसमें नेत्र अभिनय का एक बहुत गहरा विज्ञान है। नेत्र अभिनय मतलब सिर्फ आंखों से? हाँ, एक अभिनेता सिर्फ अपनी आंखों की पुतलियों और चेहरे की मांसपेशियों के जरिए पूरी घटना का वर्णन कर देता है। बिना एक शब्द बोले वो एक पूरा जंगल या मन का डर दिखा सकता है। अरे वाह। और इसी तरह उत्तर भारत में रामलीला की परंपरा है, तुलसीदास के रामचरितमानस पर आधारित। ये केवल एक नाटक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सोशल लेवलर है जहां हर जाति के लोग जुड़ते हैं। बिल्कुल। और अगर थोड़े आजाद रूप की बात करें तो राजस्थान का कालबेलिया समुदाय बहुत खास है। जो पारंपरिक रूप से सांप पकड़ने का काम करते थे। हाँ, वही। उनकी महिलाएं काले रंग के बड़े घेरे वाले लहंगे पहनकर बिल्कुल एक सांप की तरह बल खाते हुए नृत्य करती हैं। और पुरुष वो खास वाद्य यंत्र पुंगी बजाते हैं। सही बात है। और उनका ये हुनर किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, ये पीढ़ी दर पीढ़ी बस देखकर आगे बढ़ता है। और कालबेलिया की सबसे खास बात जो मुझे लगी वो ये है कि उनके गीतों की कोई फिक्स्ड स्क्रिप्ट नहीं होती। हाँ, वे प्रदर्शन के दौरान ही गीत रच लेते हैं। बिल्कुल। जब मैं इन कलाओं के बारे में पढ़ रही थी, चाहे वो पूर्वी भारत का छऊ नृत्य हो जहां बड़े मुखौटे पहनकर मार्शल आर्ट किया जाता है, या कालबेलिया, मुझे ये पूरा सिस्टम ना एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह लगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यह दिलचस्प है। कैसे? मतलब एक ओरिजिनल कोड है, लेकिन हर नई पीढ़ी उस कोड को डाउनलोड करती है, उसमें अपने जमाने के हिसाब से नई फीचर्स जोड़ती है और फिर आगे बढ़ा देती है। ये तुलना बहुत ही सटीक है। ये कलाएं एक बहती हुई नदी की तरह हैं, कोई ठहरा हुआ तालाब नहीं। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल है, मैं थोड़ा पीछे हटना चाहूंगी। हाँ, पूछिए। अगर ये कलाएं हर पीढ़ी के साथ लगातार बदल रही हैं, कालबेलिया नर्तक आज के किसी मोबाइल फोन पर नया गीत बना देते हैं, बिल्कुल। तो हम उस कला का असली रूप नहीं खो रहे। यूनेस्को असल में किसे बचाना चाहता है, सैकड़ों साल पुराने उस ओरिजिनल वर्जन को या आज के इस बदलते रूप को? ये बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन इसे इस तरह समझिए, अगर कोई भाषा नए शब्द नहीं अपनाती तो वो लैटिन की तरह डेड लैंग्वेज बन जाती है। अच्छा, तो बदलाव जरूरी है। बिल्कुल। यूनेस्को इन परंपराओं को म्यूजियम की कांच की अलमारी में बंद नहीं करना चाहता। अगर हम कालबेलिया को वैसा ही फ्रीज कर दें जैसा वो 100 साल पहले था, तो वो उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहेगा, बस एक ड्यूटी बन जाएगा। मतलब वो ओपन सोर्स कोड और उस रचनात्मक आजादी को बचाना चाहते हैं। एकदम सही। परंपरा का बदलना उसका पतन नहीं है, बल्कि सबूत है कि वो जिंदा है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब कोई कला जिंदा होती है तो वो लोगों को खींचती है, और जहाँ भीड़ होती है समाज बनता है। ये हमें तीसरे दायरे पर ले आता है, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान और उत्सव। और मेलों और त्योहारों के मामले में भारत की ऊर्जा का कोई मुकाबला नहीं है। सच में। रिपोर्ट बताती है कि 2025 में दिवाली को यूनेस्को की सूची में 16वें तत्व के रूप में शामिल किया गया है। हाँ, और ऊपर से देखने पर यह सिर्फ दियों का त्योहार लगता है, लेकिन इसके भीतर एक पूरा आर्थिक इकोसिस्टम है। कुम्हार, किसान, मिठाई वाले, सबकी आजीविका इस पर टिकी है। और कुंभ मेले की भीड़ को तो हम जानते ही हैं। दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा, जहाँ लोग पवित्र नदियों में जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने आते हैं। और आस्था के साथ रचनात्मकता भी है। कोलकाता की दुर्गा पूजा इसका बेहतरीन उदाहरण है। मूर्तियों और पंडालों का शहर, और विसर्जन का वो पल जो बताता है कि प्रकृति से लिया हुआ उसे वापस लौटाना है। बिल्कुल। और इसका जो आर्थिक पहलू है वो तो और भी चौंकाने वाला है। हाँ, 2019 के ब्रिटिश काउंसिल के डेटा के मुताबिक अकेले दुर्गा पूजा से 32,377 करोड़ रुपए की क्रिएटिव इकोनॉमी जनरेट होती है। मतलब एक त्योहार पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था घुमा देता है। इसके अलावा गुजरात का गरबा है, जहां लोग एक दिए वाले मिट्टी के बर्तन के चारों ओर वामावर्त दिशा में नृत्य करते हैं। और पारसी समुदाय का नौरोज, जो उनका नया साल है। साथ ही कुछ छोटे उत्सव भी हैं, जैसे उत्तराखंड के सलूट डुंगरा का रामायण उत्सव। वहां भंडारी लोग नरसिंह का पवित्र मुखौटा पहनते हैं। और केरल का मुडियट्टू, जहां देवी काली और दारिका के बीच का युद्ध नाटकीय रूप में किया जाता है। ये सभी एक सोशल ग्लू या समाज को जोड़ने वाले गोंद की तरह काम करते हैं। लेकिन यहीं पर ना मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजती है। 32,377 करोड़ रुपए की दुर्गा पूजा या कुंभ के करोड़ों लोग, क्या इस बात का खतरा नहीं है कि व्यावसायीकरण इस अमूर्त विरासत के असली अर्थ को निगल जाए? ये एक बहुत वास्तविक खतरा है कि उत्सव कहीं थीम पार्क ना बन जाए। हाँ, क्या यूनेस्को इस खतरे को देखता है? बिल्कुल देखता है। इसीलिए क्राइटेरियन R3 का नियम है। क्राइटेरियन R3 वो क्या है? ये एक सख्त शर्त है
इसके तहत किसी भी विरासत को सूची में बनाए रखने के लिए एक ठोस सुरक्षा योजना या सेफगार्डिंग प्लान की जरूरत होती है, ताकि अत्यधिक व्यावसायीकरण से बचा जा सके। मतलब मुनाफा उस कला की आत्मा को न मार दे। एकदम सही बात है। अब एक दिलचस्प मोड़ आता है। इन उत्सवों के लिए दिए, मूर्तियां या बर्तन जैसी चीजें चाहिए। इसके लिए प्रकृति और पदार्थों के गहरे ज्ञान की जरूरत होती है। और यही हमारी चर्चा को चौथे और पांचवें क्षेत्र की ओर ले जाता है। चौथा क्षेत्र प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान, और पांचवां पारंपरिक शिल्प कौशल। चौथे क्षेत्र का सबसे स्पष्ट उदाहरण योग है, जिसे 2016 में शामिल किया गया। आज लोग इसे सिर्फ जिम में स्ट्रेचिंग समझते हैं, जो कि बहुत सतही रूप है। असल योग शरीर, मन और आत्मा को एकजुट करने और आत्म साक्षात्कार की एक प्रणाली है। और इसे गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही सीखा जाता है। बिल्कुल, गुरु ही समझ सकता है कि शिष्य का शरीर ब्रह्मांड के साथ कैसे प्रतिक्रिया कर रहा है। और जब बात पांचवें क्षेत्र की आती है, यानी पारंपरिक शिल्प, तो पंजाब के जंडियाला गुरु के ठठेरों की तकनीक मुझे बहुत कमाल लगी। पीतल और तांबे के बर्तन बनाने वाले वे ठंडे धातु को पतली प्लेटों में चपटा करते हैं, हथौड़े से पीट कर आकार देते हैं, लेकिन असली जादू उनके तापमान नियंत्रण में है। हाँ, वो जमीन के अंदर छोटे छोटे लकड़ी के चूल्हे दबाकर रखते हैं। ये बिल्कुल आधुनिक थर्मोडायनामिक्स जैसा है, सटीक तापमान और अंत में रेत और इमली के रस से चमकाना। ये दिखाता है कि वे रसायनों और प्रकृति को कितना बेहतर समझते थे। लेकिन देखिए, मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। बताइए। आज हमारे पास मशीनें हैं। एक मशीन बिल्कुल वैसा ही पीतल का कटोरा मिनटों में बना सकती है। तो फिर इस पुरानी ठठेरा पद्धति को बचाने की क्या जरूरत है? क्या असली मूल्य उस कटोरे में है या उसे बनाने की उस पसीने से लथपथ प्रक्रिया में? बहुत ही सटीक वार किया आपने। यूनेस्को के लिए वो अंतिम बर्तन महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा। हाँ, बर्तन टूट गया तो मशीन दूसरा बना देगी। असली मूल्य उस प्रक्रिया में है। हथौड़े की लय, भट्टी का तापमान पहचानने वाली आंखें। इसे हाथों का मौन ज्ञान या टैसिट नॉलेज कहते हैं। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी, जो कि इसका नोडल केंद्र है, इसकी अगुवाई करते हैं। तो क्या वे सीधे किसी परंपरा को नॉमिनेट कर देते हैं? नहीं, सबसे पहले उसे नेशनल इन्वेंट्री में शामिल होना जरूरी है, क्राइटेरियन R5 के तहत। और इसके लिए समुदाय की स्वतंत्र और पूर्व सहमति यानी FPIC अनिवार्य है। मतलब समुदाय की मर्जी जरूरी है? हाँ, जैसे छठ महापर्व को 2026-27 के लिए बहुराष्ट्रीय नामांकन के रूप में प्रस्तावित किया गया है, तो उसमें लोगों की सहमति शामिल है। इसके अलावा संरक्षण के 4 स्तंभ हैं। इन्वेंट्री बनाना, गुरु शिष्य परंपरा को वित्तीय मदद, स्कूलों में लिटरेसी और AI का उपयोग करके डिजिटल आर्काइविंग। अब यहाँ मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। एक तरफ ये मानवीय और जीवित परंपरा है और हम उसे बचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रहे हैं। आपको विरोधाभास लग रहा है? हाँ, क्या हम अनजाने में इन जीवित परंपराओं को एक डिजिटल म्यूजियम के कांच के बॉक्स में बंद नहीं कर रहे हैं? ये डर स्वाभाविक है, लेकिन डिजिटल उपकरण केवल आधुनिक पात्र यानी वेसल्स हैं। मतलब वे सिर्फ माध्यम है? बिल्कुल, वे मौखिक परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम करते हैं। अगर प्राकृतिक आपदा या पलायन से भौतिक स्थान बदल भी जाएं, तो भी इस बैकअप की वजह से ज्ञान की श्रृंखला नहीं टूटेगी। ये नजरिया वाकई बहुत सकारात्मक है। तो चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत केवल अतीत को सहेजने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं, यह उन जीवित और सांस लेती प्रथाओं को बनाए रखने के बारे में है जो समुदायों को पहचान और सामाजिक जुड़ाव देती हैं। और ये ज्ञान हमारे रोजमर्रा की जिंदगी देखने का नजरिया बदल देता है। चाहे स्थानीय गरबा हो, तांबे के बर्तन से पानी पीना हो या सुबह योग करना हो, हम सब इस वैश्विक ऐतिहासिक श्रृंखला का हिस्सा है। बिल्कुल। अब अंत में एक विचार छोड़ना चाहूंगी। संगीत नाटक अकेडमी की नेशनल इन्वेंट्री में 54 तत्व हैं। हाँ, जिनमें मेघालय की सीटी वाली भाषा भी है। सच में, जहां लोग सीटी बजाकर बात करते हैं। और अगर अमूर्त विरासत को लगातार फिर से रचा जाता है, जो कि उसकी परिभाषा है, तो जरा सोचिए, क्या आज के दौर में बन रहे शहरी त्योहार या भारतीय डिजिटल उपसंस्कृतियां 100 साल बाद भविष्य की अमूर्त विरासत मानी जा सकती हैं? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। आखिर किसी परंपरा को विरासत कहलाने के लिए कितना पुराना होना जरूरी है?
इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।